दोस्तों, 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्रतियोगी एग्ज़ाम हो या फिर आपका इंटरमीडिएट या बीए, उससे संबंधित आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, उसका स्वरूप क्या था, उसके विफलता के क्या कारण थे और अंतिम में उसके क्या परिणाम हुए, तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1857 के बारे में डिटेल जानते हैं कि आखिर इसके क्या कारण थे। ठीक है, तो दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 वर्षों तक भारत पर शासन किया। 1757 से लेकर के 1857 तक। 1757 का जो काल है वह पलासी का युद्ध का समय है। पलासी युद्ध के पश्चात आप देखिएगा कि भारत में अंग्रेज़ों का जो शासन जो है एक तरह से स्थापित हो जाता है। तो पलासी के युद्ध से लेकर के 1857 तक कंपनी की राजनीति गतिविधियों, प्रशासकीय एवं अन्य नीतियों तथा आर्थिक दोहन से भारतीय अंग्रेज़ों के प्रति सशंकित हो गए। 1857 के पूर्व यदाकदा सरकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह होते रहे। बंगाल में जैसे आप देखिएगा सन्यासी विद्रोह, अहोम, खांसी, विजयनगरम के राजा का विद्रोह, फरायजी का बहावी आंदोलन, कोल और संथाल विद्रोह हुए। सैनिकों ने भी छिटपुट विद्रोह किए, परंतु संगठित और व्यापक रूप से पहला विद्रोह 1857 में हुआ। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश राज का शासन आरंभ हुआ, जो अगले 90 वर्षों तक चला। 1857 के विद्रोह की जानकारी का मुख्य स्रोत सरकारी दस्तावेज है। इनमें से अनेक दस्तावेज सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स के रूप में संकलित किए गए हैं। इनसे औपनिवेशिक प्रशासकों के विद्रोह के संबंध में सोच उभर कर सामने आती है। अनेक प्रशासनिक पदाधिकारियों और सैनिक पदाधिकारियों ने भी विद्रोह से संबंधित संस्मरण एवं अपनी डायरियां तथा चिट्ठियां लिख छोड़ी है। तत्कालीन चित्रों और तस्वीरों में भी विद्रोह से संबंध घटनाओं एवं विद्रोह के दमन को दर्शाया गया है। इसके विपरीत विद्रोहियों ने के आपका स्वयं के दस्तावेज कम उपलब्ध हैं। उनकी कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं एवं पत्र ही उपलब्ध हैं। संभवतः अंग्रेजों ने ऐसे दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। अतः 1857 के विद्रोह के लिए हमें मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेज पर ही निर्भर रहना पड़ता है, परंतु ये दस्तावेज अंग्रेजों का ही पक्ष रखते हैं। विद्रोह के कारण क्या थे उसे पॉइंट वाइज देखेंगे। तो 1857 के विद्रोह जो है वो अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके कारण अनेक वर्षों से संचित होते रहे। इसके जो कारण जो थे वो अनेक वर्षों से संचित होते रहे थे। वर्षों से संचित आक्रोश सेना, सामंत और जनता के माध्यम से विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। और देखते हैं इसका क्या कारण था। तो पहला जो कारण वो दर्शाया गया है वो राजनीतिक कारण है, और राजनीतिक में भी कई सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से आपका 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ। तो उसमें पहला जो पॉइंट है वह है कि देशी राज्यों के प्रति नीति से शासक वर्ग में असंतोष। देशी राज्यों के प्रति नीति से शासक वर्ग में असंतोष। बंगाल में सत्ता की स्थापना कर कंपनी ने विस्तारवादी नीति अपनाई। 1757 से 1857 के मध्य कंपनी ने सैनिक शक्ति, छल प्रपंच और राजनीतिक षड्यंत्रों का सहारा लेकर अपने राज्य का विस्तार किया। क्लाइव से डलहौजी तक सभी ने इसी नीति का सहारा लिया। भारतीय राज्यों के आंतरिक और बाह्य नीतियों पर नियंत्रण स्थापित कर उन्हें पंगु बना दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है बेलेजली की सहायक संधि। बेलेजली की सहायक संधि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बेलेजली जो है, जिनका काल 1798 से लेकर 1805 तक है, ने कंपनी की सत्ता के विस्तार के लिए सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं, की नीति को कार्यान्वित किया। इसके अनुसार खास करके ये सहायक संधि कभी कभी पूछता भी है आपका 2 नंबर से इंटरमीडिएट में, तो इसका ध्यान में देंगे। तो सहायक संधि में था क्या,
इसमें था कि संधि स्वीकार करने वाला राजा अपनी विदेश नीति कंपनी के नियंत्रण में दे देता था। संधि स्वीकार करने वाला जो राजा होगा वो अपनी विदेश नीति कंपनी के नियंत्रण में दे देगा। अब राजा के अधिकार में विदेश नीति नहीं रहेगी। दूसरा है कि कंपनी के अनुमति के बिना वह किसी विदेशी को अपने दरबार, प्रशासन या सेना में नहीं रख सकता था। ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक राजा को अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखना आवश्यक था और सेना का खर्च भी राजा को ही देना था, नगद या फिर राज्य के कुछ भाग के रूप में। चौथा है, राज्य में अंग्रेज रेजिडेंट रखकर प्रशासन उसी के परामर्श के अनुसार चलाना था तथा पांचवा जो है, इन सब के बदले कंपनी संधि स्वीकार करने वाले राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा जवाबदेही लेती थी। बेलेजली की इस नीति को कुछ राज्यों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया, परंतु इसे पराजित राज्यों पर जबरदस्ती थोपा गया। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने जब सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद अवध के नवाब, मैसूर के राजा, पेशवा और मराठा परिसंघ के सरदार, कर्नाटक, तंजौर और अन्य राज्यों को भी संधि करने पर विवश किया गया। इससे कंपनी के प्रभाव का विस्तार हुआ, परंतु देशी राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब है डलहौजी की नीतियाँ। डलहौजी ने भी कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई जिसकी वजह से जब का भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, जिसमें जमींदार थे या जो भी वर्ग थे, वो काफ़ी उससे प्रभावित हुए, या सेना था वो काफ़ी लोग प्रभावित हुए इससे। जैसे डलहौजी की नीतियाँ क्या थी, तो डलहौजी का जो काल देख लेते हैं, वो 1848 से लेकर के 1856 तक का था। तो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति ने देसी नरेशों के दुर्दिन ला दिए। उसने देशी राज्यों पर अधिकार करने के लिए तरह तरह की नीतियाँ अपनाई, जिसमें पहला था, द्वितीय सिख युद्ध में सिखों को परास्त कर उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया। दूसरा है इसमें गोद नीति लेना, गोद निषेध नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। मतलब आप गोद नहीं ले सकते हैं, आपका खुद का संतान होगा तभी आपके राज्य को बाध्यता प्रदान की जाएगी, अन्यथा आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। तो वही है, गोद निषेध नीति के अनुसार निसंतान राजाओं को अपना उत्तराधिकार गोद लेने की परंपरा को समाप्त कर उनका राज्य कंपनी में मिला लिया गया। सतारा, झांसी, नागपुर सहित अनेक राज्य जो है डलहौजी के इस नीति के शिकार बने। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गोद निषेध नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को जब का मिलाया गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा सतारा। ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें जो तीसरा पॉइंट है कि अनेक राज्यों का अधिग्रहण डलहौजी ने कुशासन के आधार पर कर लिया। ऐसे राज्यों में प्रमुख था अवध का राज्य। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने इसके विषय में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुख में आकर गिरेगा। दरअसल इसे कुशासन कहने का मतलब ये हुआ कि अवध का जो राज्य था ना, वो पूरी तरह से वो अंग्रेजी सहायक संधि के अंतर्गत ही था, लेकिन प्रशासन का जो पूरा अधिकार था वो अंग्रेजी सेना के अधीन ही था। तो जो भी जो समस्याएं आ रही थी, तो उस पर जो है उसकी जिम्मेदारी आपका अंग्रेजों पर ही होनी थी। लेकिन फिर भी उसने जो आपका वहाँ के राजा के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके इसे जो आपका अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। 1856 में उसने प्रशासनिक कुशासन का बहाना बनाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लिया। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। तीसरा है, डलहौजी ने अनेक देशी नरेशों के पदों एवं पेंशनों को समाप्त कर दिया। तंजौर के राजा, कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के बाद उसकी उपाधियां समाप्त कर दी गई। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का जो पेंशन मिलता था उसको भी बंद कर दिया। अब चौथा है, डलहौजी का एक अन्य विवादास्पद कार्य था मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार। 1849 ईस्वी में डलहौजी ने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह के बाद मुगलों को लाल किला छोड़कर अन्यत्र अब जाकर रहना पड़ेगा। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान कर दिया
कि बहादुर शाह के बाद मुगल बादशाह की उपाधि धारण नहीं करेंगे। स्पष्टतः इन घोषणाओं द्वारा कंपनी के अधिकारी मुगल शासन को समाप्त करना चाहते थे। शक्तिहीन होते हुए भी औपचारिक रूप से मुगल बादशाह भारत का एक छत्र सम्राट माना जाता था। उसके प्रति अंग्रेज व्यवहार से हिंदू मुस्लिम जनता समान भाव से आक्रोशित हो गई। अगला कारण है आपका प्रशासनिक कारण। कंपनी की दोषपूर्ण प्रशासकीय नीतियां भी असंतोष का कारण बनी। कंपनी के सभी प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य कंपनी के हितों को ही ध्यान में रखकर किया जाता था या उसकी सुरक्षा थी। प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था, न्याय में धन और समय का अपव्यय होता था, परंतु सामान्य जनता को न्याय नहीं मिलता था। प्रत्येक भू राजस्व व्यवस्था में किसानों का शोषण और उत्पीड़न बढ़ता गया, जबकि इसका लाभ बिचौलिए महाजन जमींदार ने उठाया। कंपनी की नौकरियां देने में प्रजातीय विभेद की नीति अपनाई गई। प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य सेवाओं में भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखा गया। उन्हें निम्न ओहदे ही दिए गए। यूरोपियनों के समान उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। फिर देशी नरेशों के राज्यों के अधिग्रहण किए जाने के बाद उन राज्यों में बेकारी और भुखमरी की समस्या उठ खड़ी हुई। इन असंतुष्ट व्यक्तियों ने लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए उत्प्रेरित किया। अब है आर्थिक कारण। 1857 का विद्रोह एक प्रमुख कारण कंपनी सरकार की आर्थिक नीतियां एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्परिणाम थे। कंपनी ने यहाँ के सभी आर्थिक संसाधनों जैसे कृषि, उद्योग और व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। प्रत्येक भू राजस्व प्रणाली, चाहे वो अस्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवारी हो या फिर महलवारी व्यवस्था, का एकत्र उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूल करके कंपनी का खजाना भरना था। साथ ही कृषि का वाणिज्यीकरण कर भारत को कच्चे माल की आपूर्ति का निर्यातक बना दिया। मतलब अब भारत से बड़े पैमाने पर जो आपका कच्चा माल लेकर के विदेशों में भेजा जाता था। मुक्त व्यापार की नीति से यहाँ के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। भारत विदेशी वस्तुओं का बाजार बन गया। धन निष्कासन की नीति के कारण बड़ी मात्रा में भारत का धन प्रति वर्ष इंग्लैंड ले जाया गया। एक अनुमान के अनुसार 1834 से लेकर के 51 के मध्य प्रति वर्ष भारत से 42,21,611 पाउंड की दर से भारत का धन इंग्लैंड ले जाया गया। अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की इस नीति ने भारत को दरिद्र बना दिया। अकाल, भूखमरी, बेरोजगारी, निर्धनता भारतीयों की नियति बन गई। आर्थिक नीतियों से कृषक, जमींदार, कारीगर, दस्तकार, छोटे व्यापारी सभी के बुरे दिन आ गए। इनाम कमीशन की अनुशंसा पर डलहौजी ने 20,000 जागीरों पर अधिग्रहण कर लिया। इसी प्रकार अवध के अनेक तालुकदार जमीन से बेदखल कर दिए गए। यहाँ तक कि धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की कर मुक्त भूमि पर भी कंपनी ने अधिकार कर लिया। इससे असंतोष बढ़ा और प्रतिरोध की भावना बलवती होती गई। अब है सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने भारत में सर्वत्र प्रजातीय विभेद की नीति अपनाई। भारतीयों को काला यानी ब्लैक कहते थे और उनके साथ असभ्यों और शासितों जैसा व्यवहार किया जाता था। शहरों में अंग्रेज भारतीयों से अलग गोरा शहर यानी वाइट टाउन में रहते थे, जो अधिक वैभवशाली और सुरक्षित था। भारतीयों का इसमें प्रवेश प्रतिबंधित था। भारतीय गोरा शहर से दूर काले शहर यानी कि ब्लैक टाउन में निवास करते थे। अंग्रेज भारतीयों से मिलते जुलते भी नहीं थे। उनका एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग था। अंग्रेजी नीतियों से भारतीयों में
औपनिवेशिक शासकों के प्रति अविश्वास की भावना पनपी। उनके सुधार कार्यों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, नरबलि को रोकने के अंग्रेजी प्रयासों एवं डलहौजी द्वारा विधवा विवाह अधिनियम, जो कि आपका 1855 में बना, जिसे विडो रीमैरिज एक्ट भी कहते हैं, द्वारा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने को भारतीयों ने अपने रीति रिवाज और परंपराओं पर जानबूझकर किया गया आघात माना। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं को भी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार करने की नीति से अंग्रेजों के प्रति भारतीयों का अविश्वास और अधिक बढ़ गया। वे रेल, डाक, तार की व्यवस्था को भी संदेह के घेरे से देखने लगे। 1857 तक अनेक युद्धों में अंग्रेजों की पराजय से भारतीयों का अंग्रेजों की अजयता में विश्वास समाप्त हो गया। पहले भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज ही सर्वोपरि है और उसे हराया नहीं जा सकता, लेकिन प्रथम अफगान युद्ध हो या फिर क्रीमिया का युद्ध है, दोनों में अंग्रेजों के पराजय से भारतीयों में भी यह भावना आने लगी कि हम अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। उनके दिलों में ऐसी भावना भर गई कि अब साहस और शक्ति से अंग्रेजों से मुक्ति पाया जा सकता है। अब है धार्मिक कारण। ईसाई धर्म प्रचारक सरकारी संरक्षण में अपने धर्म प्रचार प्रसार कर रहे थे, साथ ही वे हिंदू और इस्लाम की खुली आलोचना भी करते थे। धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। ऐसा करने वालों को सरकारी नौकरियां एवं अन्य सुविधाएं दी जाती थी। परंपरागत भारतीय शिक्षा को कमजोर करने के लिए देसी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के अनुसार बंद कर दिए गए। छात्रवृत्तियां भी समाप्त कर दी गई। अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। मंदिरों मस्जिदों की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया। इससे लोगों में यह धारणा बैठ गई कि अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। फराइजी और वहाबी आंदोलनों ने मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति कटुता की भावना बढ़ा दी। इसी प्रकार पंडित सन्यासी भी अंग्रेज के विरोधी प्रचार कर रहे थे। अब है सैनिक कारण। अनेक विद्वानों ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह यानी स्पोइमिनिटी मानकर इसका प्रमुख कारण सैनिक असंतोष माना है। इसके पीछे काफ़ी रीजन थे, जैसे सिपाहियों की भर्ती में सरकार नस्लवादी विभेद नीति अपनाती थी। भारतीय सैनिकों की नियुक्ति निम्न ओहदों पर होती थी। उच्च ओहदों से वे वंचित रह जाते थे। वेतन और भत्तों में भी भेद किया जाता था। इसकी शिकायत करने पर भी उन्हें दंडित किया जाता था तथा सेना की टुकड़ी भी भंग कर दी जाती थी। इससे सिपाहियों के सामने बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। 1856 में अवध के अधिग्रहण के बाद बड़ी संख्या में भारतीय सिपाही बेरोजगार हो गए। अवध के अपमान से भी उनमें गुस्सा भड़का। सेना में भारतीय सिपाहियों पर अनेक प्रतिबंध लगे थे, जैसे तिलक नहीं लगा सकते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, पगड़ी नहीं पहन सकते हैं इत्यादि। 1856 ईस्वी में सामान्य भर्ती अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को जबकि समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई। इसे धर्म विरोधी मानकर सिपाही उत्तेजित हो गए। डाक घर अधिनियम यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा सैनिकों को मिलने वाली निःशुल्क डाक सेवा भी समाप्त कर दी गई। अतः सैनिक क्षुब्ध होकर संघर्ष के लिए आतुर हो गए। अब तत्कालिक कारण क्या था 1857 के विद्रोह का, वो देख लेते हैं। विद्रोह का तत्कालिक कारण 1857 ईस्वी में नई एनफील्ड राइफल में लगाई जाने वाली कारतूस को माना जाता है। इसका व्यवहार करने के पूर्व इन्हें दांतों से काटना पड़ता था। बंगाल की सेना में यह प्रचार हो गया कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इससे हिंदू मुस्लिम सिपाही समान रूप से क्रोधित हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि सरकार उनका धर्म नष्ट करने पर तुली हुई है। सैनिकों ने कारतूस का व्यवहार करने से इनकार कर दिया। बंगाल की सेना में बगावत आरंभ हो गई।
और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के छावनी में एक सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस का व्यवहार करने से इनकार कर दिया। उसने 2 अंग्रेज अधिकारी की भी हत्या कर दी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। सेना की उस टुकड़ी को भी भंग कर दिया गया और मंगल पांडे की फांसी ने विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई रीजन्स थे और उन्हीं सभी में मिल करके जो 1857 के विद्रोह को जो आपका एक स्वरूप प्रदान किया। तो मुझे उम्मीद है इसे सुनकर और इस नोट्स को देख करके आपको फ़ायदा पहुंचेगा। इसे सुनने के लिए धन्यवाद।